2026 की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं हुई जैसी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी। लोग सोच रहे थे कि पिछले कुछ सालों की लंबी जंगों के बाद शायद अब दुनिया थोड़ा सा सांस लेगी। यूक्रेन वार थक चुकी है, गजा का जख्म गहरा है लेकिन थमा हुआ है। ताइवान पर चाइना ने फिलहाल इंतजार का रास्ता चुना है। न्यूज़ चैनल्स कह रहे थे कि ग्लोबल टेंशन्स कम हो रही हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जो चीज़ न्यूज़ पर दिखाई जाती है अक्सर वो सच नहीं होती, और जो सच होता है वो अचानक सामने आता है। 2026 में भी बिल्कुल यही हुआ। अमेरिका ने एक ही वक्त में एक ही साल के अंदर 3 अलग अलग जगहों पर आग लगा दी। पहला फ्रंट वेनेजुएला, जहां ऑयल है और ऑयल का मतलब पावर है। दूसरा फ्रंट है ग्रीनलैंड, जहां बर्फ के नीचे अगली सदी का फ्यूचर छुपा हुआ है। और तीसरा फ्रंट है ईरान, जो सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक आइडियोलॉजी है, एक पूरा सिस्टम है। अब सवाल ये नहीं कि अमेरिका ने क्या किया, अब सवाल ये है अमेरिका को इतनी जल्दी क्यों थी। 3 फ्रंट एक साथ क्यों, और 2026 में ही क्यों? क्या अमेरिका अपनी सुपर पावर होने का आखिरी दांव खेल रहा है, या फिर ये सब थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं बल्कि रिहर्सल है? इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखेंगे, हम हिस्ट्री को जोड़कर देखेंगे, इकोनॉमी को जियोपॉलिटिक्स से जोड़कर समझेंगे, और फिर आखिर में एक ऐसा सवाल छोड़ेंगे जो आपकी नींदें हराम कर देगा। सच बताओ कि वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, जहाँ हर बात होती है सच के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस मुल्क की जहाँ से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है, वेनेजुएला। आम लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला को क्यों टारगेट किया। इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, वो है ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा, रशिया से भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, ऑयल सिर्फ ज़मीन के नीचे होने से पावर नहीं बनता। पावर तब बनता है जब आप डिसाइड करो कि वो ऑयल किसको मिले, किस रेट पर मिले और किस करेंसी पर मिले। यहाँ से अमेरिका का मसला शुरू होता है। 2000 के बाद वेनेजुएला ने धीरे धीरे अमेरिका से डिस्टेंस बनाना शुरू किया। ह्यूगो चावेस के दौर में अमेरिका को ओपनली चैलेंज किया गया, और फिर चाइना और रशिया एंट्री लेते हैं। चाइना ने वेनेजुएला को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन दिए, बदले में लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई डील्स। रशिया ने मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। इसका मतलब था कि अमेरिका के बैकयार्ड में अमेरिका के दुश्मन मजबूत हो रहे थे। और जियोपॉलिटिक्स में एक रूल याद रखिए, सुपर पावर अपने बैकयार्ड में किसी और का घर बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका 20 साल से मिडिल ईस्ट के ऑयल पर डिपेंड करता रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट अब अमेरिका के हाथ से निकलता जा रहा है। ईरान, सऊदी अरेबिया और चाइना की दोस्ती, रशिया का सीरिया में बेस, इसलिए अमेरिका ने सोचा एनर्जी सोर्स घर के करीब लाओ, और साउथ अमेरिका परफेक्ट ऑप्शन था और वेनेजुएला उसका क्राउन जूल। इसलिए वेनेजुएला पर प्रेशर सिर्फ रजीम चेंज का प्लान नहीं था, ये ग्लोबल एनर्जी रेस का हिस्सा है, क्योंकि वेनेजुएला पर हमला सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अजीब लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, ग्रीनलैंड पर। आम आदमी के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ है, लेकिन सुपर पावर के लिए ग्रीनलैंड अगली सदी का कंट्रोल रूम है। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को समझना ज़रूरी है। आर्कटिक की बर्फ सिर्फ पिघल नहीं रही, वो जियोपॉलिटिक्स का नक्शा बदल रही है। जो सी रूट पहले 30-35 दिन लेते थे, अब 10-15 दिन में पॉसिबल है। इसका मतलब एशिया से यूरोप, कम टाइम, कम फ्यूल, ज़्यादा प्रॉफिट। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड सिर्फ इसी रूट पर डिपेंड करेगा। लेकिन असल खजाना अभी बाकी है। रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम बैटरीज के लिए, कोबाल्ट मिसाइल्स के लिए, नियोडियम फाइटर जेट्स के लिए। अगर ये मिनरल्स आपके पास नहीं तो आप मॉडर्न पावर नहीं। चाइना पहले ही 70 से 80% रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई कंट्रोल करता है, और चाइना ने ग्रीनलैंड में क्वाइटली इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। अमेरिका को समझ आ गया, अगर ग्रीनलैंड गया तो टेक्नोलॉजी भी गई। इसलिए ग्रीनलैंड सिर्फ आइलैंड नहीं, ये फ्यूचर्स वॉर्स का लॉन्च पैड है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा सेंसेटिव मोड पर, ईरान। अगर वेनेजुएला ऑयल का गेम है और ग्रीनलैंड फ्यूचर का गेम,
तो ईरान पावर, आइडियोलॉजी और कंट्रोल का गेम है। ईरान कोई छोटा या कमज़ोर मुल्क नहीं, ईरान एक सोच है, एक सिस्टम है, एक रेजिस्टेंस एक्सिस है। 1979 के बाद ईरान और अमेरिका सीधी टक्कर में है। 40 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन ये इख्तलाफात कभी ख़त्म नहीं हुए, सिर्फ फॉर्म बदलती रही, कभी सैंक्शन, कभी साइबर अटैक्स, कभी प्रॉक्सी वार, और अब 2026 में ये कॉन्फ्लिक्ट अपने सबसे डेंजरस स्टेज में एंटर हो चुका है, न्यूक्लियर रेड लाइन। अमेरिका और इसराइल के लिए सिर्फ एक ही रेड लाइन है, ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर हो गया तो मिडिल ईस्ट का पूरा बैलेंस पलट जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब भी न्यूक्लियर की तरफ जाएगा और तुर्की भी, और इस तरह इसराइल का मनोपलाई ख़त्म हो जाएगा। 2026 में रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान ब्रेकआउट कैपेबिलिटी के बहुत करीब है, मतलब अगर ईरान चाहे तो कुछ हफ्तों में बॉम्ब बना सकता है, और यही बात वाशिंगटन और तल अवीव को सबसे ज़्यादा डरा रही है। अब बात करते हैं इस रीजन के सबसे डेंजरस वेपन की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल सिर्फ एक पतली सी लेन से गुजरता है। अगर ईरान ने सिर्फ ये सिग्नल दे दिया कि हम इस रूट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो बिना एक मिसाइल चले ऑयल $200 पर बैरल हो जाएगा, महंगाई आसमान छूने लगेगी, फूड क्राइसिस होंगे और पूरी कंट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी। इसलिए ईरान पर प्रेशर का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी को हॉस्टेज बनाना या बचाना। अमेरिका इसलिए ईरान को डायरेक्ट वॉर से ज़्यादा कंट्रोल्ड प्रेशर में रखना चाहता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कंट्रोल कभी परमानेंट नहीं होता। इसराइल के लिए ईरान सिर्फ दुश्मन नहीं, एक्सटेंशियल थ्रेट है। इसलिए इसराइल बार बार ईरान के न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस करता है, और अगर इसराइल ने पहले स्ट्राइक कर दिया तो मिडिल ईस्ट पूरी तरह जल सकता है। और ईरान के पास एक बड़ा प्रॉक्सी नेटवर्क भी है। ईरान की प्रॉक्सी नेटवर्क में शामिल है हिजबुल्लाह, इराकी मलिशियाज, हूसी। एक चिंगारी पूरा रीजन जला सकती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, अमेरिका ये सब क्यों कर रहा है? तो अमेरिका की असल ताकत उसकी आर्मी नहीं, उसकी असल ताकत डॉलर है। दुनिया का ट्रेड डॉलर में होता है, ऑयल डॉलर में बिका, लोन डॉलर में मिले, इससे अमेरिका बिना पैसा कमाए प्रिंट करके जीत रहा है। लेकिन अब चाइना, रशिया, ईरान और ब्रिक्स कंट्रीज धीरे धीरे डॉलर से निकल रही हैं। अगर डॉलर का डिमांड गिरा तो अमेरिका की एम्पायर फाइनेंशियल तौर पर गिर जाएगी, और अमेरिका के अंदर भी हालत बेहतर नहीं है। पॉलिटिकल डिवाइड, इलेक्शन केओस, सिविल अनरेस्ट और इकोनॉमिक इनक्वालिटी। तो हिस्ट्री का एक रूल याद रखिए, जब एम्पायर अंदर से कमज़ोर होती है तो बाहर जंग शुरू करती है। रोम हो, ब्रिटेन हो या सोवियत यूनियन, सब ने यही पैटर्न फॉलो किया है। इसलिए अमेरिका एक जख्मी टाइगर जैसा बिहेवियर कर रहा है। अब सबसे मुश्किल सवाल, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है? जवाब हाँ या ना में नहीं, क्योंकि अमेरिका पागल नहीं है, वो रिस्क कैलकुलेट करता है। चाइना भी अभी फुल वॉर नहीं चाहता, रशिया ऑलरेडी प्रेशर में है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस चीज़ होती है मिस कैलकुलेशन। एक गलत सिग्नल, एक गलत स्ट्राइक और एक प्रॉक्सी जो कंट्रोल से बाहर हो जाए, और फिर चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। 2026 सिर्फ एक साल नहीं, ये एक वार्निंग साइन है। अगर दुनिया ने पावर, ग्रीड और फियर का गेम ना रोका तो आने वाले सालों में कुछ भी हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।